हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी का टीएस फिजिक्स मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग अध्याय 8A को सॉल्व करेंगे। इसमें विधिवत कंप्लीट रूप से सवालों को सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी है सवाल विधिवत तरीके से 1 बाय 1 एक एक को सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, आज सबसे पहले इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग इसका ग्राफ को देखेंगे। इसे ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं और इसमें एक और देखा गया है। लोग कहते हैं इसका इंटीग्रेशन बहुत ही टफ होता है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत इजी भाषा में होता है। केवल आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। अगर ग्राफ समझ में आ गए तो बस आप यूं ही प्रश्नावली करते रह जाएंगे। चलिए आज हम लोग हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग क्या हमारी है? साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। आज हम लोग साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल का ग्राफ सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे दीर्घवृत्त परवलय का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखें, ये सर है हमारा एक्स अक्ष, ये आप सभी जानते हैं एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष। ये हमारा क्या है सर? वाई अक्ष है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये सर हमारा एक्स अक्ष है और ये सर हमारा है वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। मैंने यहाँ पर मान लिया कोई कर्व है, ये सर हमने कोई कर्व बनाया है, ये कर्व बन गया और ये जो कर्व है यह है कर्व किसके सापेक्ष बना है? एक्स अक्ष के सापेक्ष कर्व बना है। किसके सापेक्ष कर्व बना हुआ है? एक्स अक्ष के सापेक्ष कर्व मैंने बनाया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा मैंने इस वाले कर्व को यहां से मैंने मिला दिया, इसको मैंने यहां से मिलाया और मान लीजिए इसको यहां से मिलाया। अब मुझे इस वाले अंदर वाले भाग का एरिया निकालना है। इस अंदर वाले भाग का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। मैंने मान लिया, माना यह कर्व है, यह कोई वक्र है, अर्थात वक्र का मतलब होता है कर्व। यह कोई कर्व है और यह कर्व y इक्वल होगा एफ एक्स। y इक्वल एफ एक्स कर्व होगा। कहे क्यों सर y इक्वल एफ एक्स ये कर्व क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये ग्राफ मैंने ये बताओ किसके सापेक्ष बनाया है? एक्स के सापेक्ष बनाया। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष बनाया। तो कर्व हमारा एफ एक्स हो गया और यह जो हमें एरिया निकालना है, इस हाथ से लेकर ये जो बंद एरिया देख पा रहे हैं आप लोग, यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालना है। मैंने इस वाले बिंदु को ए मान लिया और इस वाले बिंदु को मैंने बी मान लिया और ये हमारा सेंटर है। यहां पे थोड़ा ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक सारे एक्स के मान, सारे एक्स के मान, हमें केवल ए से बी तक हमारा जो लिमिट होगा, हमारी जो सीमा होगी वो ए से बी तक होगी, क्योंकि हमें इस वाले का कर्व एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे से थोड़ा ध्यान दो, मैं कहूंगा सर आप सभी जानते हैं y इक्वल ही एफ एक्स होता है, तो इसको भी मैं y इक्वल एफ एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एफ एक्स को ही y कहते हैं और y को ही एफ एक्स कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो मैं इसको y इक्वल एफ एक्स लिख सकता हूं। इसके बाद ध्यान दो, तो अगर मैं इस कर्व को यहां से यहां तक मिलाएं तो देखो क्या बनेगा। यहां से यहां तक कर्व को मिलाएंगे तो यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं सर इस वाले बिंदु की, तो यहां से लेकर यहां तक जो बिंदु होगा, ये यहां से लेकर इस वैल्यू जो होगी ये किसकी होगी? y इक्वल ही एफ एक्स होगा। y इक्वल एफ एक्स कहेंगे क्यों? एक बात ना बताइए, अगर मैं इस वाले का एरिया ज्ञात करूंगा तो ऐसे कैसे एरिया आएगा? मैं इसमें क्या करूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे आयत बनाएंगे। इसमें मैंने देखो एक छोटा सा आयत बनाया है। जब मैं इसमें सर ढेर सारे असंख्य छोटे छोटे आयत बनाऊंगा, इसमें बहुत ढेर सारे असंख्य छोटे छोटे क्या बनाऊंगा? आयत बनाऊंगा। इसमें ऐसे छोटे छोटे असंख्य लाखों हजारों आयत जब बनाएंगे तो आपको वास्तव में वह आयत ही लगभग महसूस होगा, आयत ही लगेगा। लेकिन जब इसमें छोटे छोटे इस टाइप के बहुत सारे आयत बन जाएंगे, बहुत सारे आयत बन जाएंगे इस तरीके से, मैं अभी बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे आयत आप बनाएंगे, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आयत बना देंगे। तो एक कंडीशन क्या होगा, अगर इन सभी आयतों का हम क्षेत्रफल निकाल के योग कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। सही बात है। अगर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ढेर सारे, ध्यान रखें इसमें एक आयत नहीं होगा, असंख्य आयत होंगे, लाखों आयत होंगे, बात इसमें हजारों की संख्या में इसमें आयत बनेंगे। अगर मैं इसमें जब लाखों हजारों की संख्या में आयत बनेंगे तो क्या करें, अगर इन सभी आयतों के क्षेत्रफल को निकाल लें और बाद में जोड़ दें
तो टोटल का एरिया आ जाएगा, टोटल का एरिया आ जाएगा। तो ध्यान रखें, ये जो हमने जो आयत बनाया है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, हमने जो ये आयत बनाया है, इसकी जब ये सूक्ष्म छोटा सा आयत होगा, जब छोटा सा आयत होगा, सूक्ष्म आयत होगा, तो सीधी सी बात है सर, इसकी जो चौड़ाई होगी ये भी कैसी होगी, सूक्ष्म होगी। और इसकी चौड़ाई मैंने कितनी मान ली, डेल एक्स, अर्थात उसकी चौड़ाई dx मान ली, सूक्ष्म चौड़ाई मान ली dx। आगे ध्यान दो, ये जो आयत बना है, ये आयत अच्छा किसके सापेक्ष बना है, ये जो आयत है ना, ये आयत जो है देख पा रहे हैं, ये आयत बाई अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है। तो इसका जो लंबाई होगी यहां से यहां तक वो कितनी होगी, बाई। इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी सर, बाई। कितनी होगी सर, क्योंकि ये किसके समांतर आयत है, बाई अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है। तो इसकी लंबाई होगी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, बाई हो जाएगी, अर्थात एफ एक्स भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि बाई इक्वल एफ एक्स है। तो इसकी यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी होगी, बाई होगी। कितनी होगी, बाई होगी, क्योंकि ये बाई अक्ष के समांतर है। ये आयत जो मैंने बनाया है, इसके अंदर छोटा सा लघु सूक्ष्म आयत बनाया है, ये आयत जो बनाया है ये किसके समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है। ठीक है ना। अब आगे ध्यान दो, अगर मैं इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको इस वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा बच्चों। तो ध्यान सुनो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब यहां पे ध्यान दो, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पड़े हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई की बात करूं तो यहां से लेकर या तो लंबाई है कितनी, बाई, या तो बाई कहिए या तो एफ एक्स कहिए। तो लंबाई इसकी होगी सर एफ एक्स इंटू चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है यहां से यहां तक, डी एक्स। कितनी हो गई, डी एक्स। तो ये कितना बन गया, एफ एक्स, ये कितना बन गया सर, ये बन गया एफ एक्स डॉट डी एक्स। या इसको ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं एफ एक्स की जगह पे मैं बाई को पुट कर सकता हूं। तो यहां पर एफ एक्स की जगह पे बाई पुट कर दूं तो बाई इंटू डी एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाई इंटू डी एक्स। हमेशा धारणा इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर मैं इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य हजारों लाखों की संख्या में आयत बनेंगे, लेकिन कभी कभी ग्राफ ऐसा लगता है, ऐसा है, तो यहां पे ऐसा महसूस होगा कि यहां पर आयत नहीं है, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी बड़ी भुजा, यहां पर कुछ तिरछी सी भुजा लगेगी। लेकिन जब ये आयत असंख्य लाखों की संख्या में बनेंगे तो वहां पर एक आयत ही लगेगा। तो ऐसे जब बहुत सारे ढेर सारे इसके अंदर जब आयत बनेंगे, तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, इन सभी आयतों का अगर क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और उन सभी आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन सभी छोटे छोटे आयतों के क्षेत्रफलों का योग। योग ही समझ लीजिए, योग समझ लीजिए, योग ही होता है। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्षेत्रफल आया कैसे, इन सभी आयतों का छोटे छोटे, इन सभी असंख्य आयतों के क्षेत्रफलों का योग कर दिया। अब यहां पे ध्यान दो, अब मैं इसका निकालूंगा क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो इसका मैं नाम दे दिया, इसका नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूं ए बी, इसका नाम सी दे दिया, और इस वाले बिंदु का नाम मैंने दे दिया डी। तो ये बन गया ए बी सी डी का क्षेत्रफल। या इसका अभीष्ट क्षेत्रफल निकालूंगा, अगर इसको सी डी हटा दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसका अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। तो मैंने लिखा अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जब सर मैं निकालूंगा तो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा, इंटीग्रेशन, हमारा जो इंटीग्रेशन है ए टू बी, यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये सारे एक्स के मान है, सारे एक्स के मान है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो कहां जाएगा, ए से बी तक जाएगा। तो अर्थात ए टू बी और कितना, बाई इंटू डी एक्स। कितना सर, बाई इंटू डी एक्स। इसका जो अभीष्ट क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी बाई इंटू डी एक्स। क्लियर दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम साइड पर हो रहे हैं। आप लोग उसको नोट कर लो।
आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके आगे जस्ट हम लोग एक और आपको एकदम ग्राफ बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए भाई इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, एक और मैं ग्राफ आपको बना के समझाता हूँ। तो ये है एक्स अक्ष, ठीक है सर, ये सर है वाई अक्ष, ये कौन सा अक्ष है सर, वाई अक्ष, ये सर एक्स अक्ष है और ये सर है वाई अक्ष, ठीक है। अब मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ अब की बार में वाई अक्ष के सापेक्ष बनाऊंगा। इससे पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था वो हमने एक्स अक्ष के सापेक्ष ग्राफ को बनाया था। तो मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ मैंने बना दिया। मान लिया माना ये वक्र है, कोई कर्व है, तो इसको मैंने मान लिया, माना ये कोई क्या है, वक्र है, मतलब ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, मैं यहां से लेकर यहां तक क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। तो ध्यान है, इस पर मैंने छोटा सा खंड आयत मान लिया, एक छोटा सा हमने खंड क्या मान लिया, एक आयत। जब मैं इसमें बहुत सारे ढेर सारे आयत बनाऊंगा, जब इसमें बहुत सारे ढेर सारे लाखों करोड़ों हजारों की संख्या में जब मैं आयत बनाऊंगा छोटे छोटे, तो आपको एक छोटे से आयत ही महसूस होगा। यहाँ पर जो लंबाई है, यहाँ पे जो चौड़ाई है, ये वाली ये चौड़ाई सर आपको थोड़ी सी डाउट कर रही होगी, लेकिन जब ये आयत बहुत छोटे छोटे होंगे, घने घने होंगे, पास पास होंगे, तो ध्यान रखना ये आयत ही महसूस होगा, एक आयत ही लगेगा। तो हमें जब ये छोटा सा सूक्ष्म आयत है तो इसकी चौड़ाई भी यहां से यहां तक कितनी होगी, सूक्ष्म होगी। इसकी चौड़ाई भी सर कैसी होगी, इसकी चौड़ाई भी सर कैसी होगी, सूक्ष्म होगी। तो यहां से लेकर यहां तक हमने इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, डी वाई। कहें क्यों, इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक डी वाई क्यों होगी, क्योंकि ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये वाई अक्ष के सापेक्ष बना है। किसके सापेक्ष बना है, वाई अक्ष के सापेक्ष बना है। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी होगी, सूक्ष्म जाएगी, डी वाई। अगर मैं बात करूं सर यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक इसका कर्व कितना होगा, x इक्वल हो जाएगा एफ वाई, x इक्वल एफ वाई। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक किस कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। यहां से लेकर यहां तक जितने भी मान होंगे वो सारे x अक्ष के होंगे। तो ये x इक्वल और ये कर्व किसके सापेक्ष बना है, ये जो कर्व बना है ये वाई अक्ष के सापेक्ष बना है। किसके सापेक्ष बना है, वाई अक्ष के सापेक्ष बना है। तो एफ वाई, एफ ओ वाई, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दो, जब मैं इसका अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, जब मैं इसका अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, मैंने यहां से लेकर यहां तक इसको बिंदु नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। तो ध्यान दें, जब मैं अभीष्ट क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या करेंगे, सी टू डी, सी टू कितना, डी, सी टू डी, इसको स्मॉल डी नाम दे दीजिए, इसको आप लोग स्मॉल डी नाम दे दें, स्मॉल डी। तो लिमिट हो जाएगी सी से डी तक, ठीक है ना सर। अब कितना यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या होगी सर, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी बताइए सर, यहां से लेकर यहां तक लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो कितनी है सर, एक्स मानिए, यहाँ पे एफ वाई मानिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, एफ वाई, क्या है सर, एफ वाई। तो यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी हुई सर, एफ वाई, और इनटू चौड़ाई, यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई कितनी होगी सर, डी वाई, कितनी होगी सर, डी वाई। इसी को सर मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन सी टू डी, और एफ वाई का मान कितना सर, एफ वाई की जो वैल्यू है वो एक्स है, तो एक्स इंटू कितना, डी वाई, एक्स इंटू कितना सर, डी वाई। कोई दिक्कत किसी को, कर पाएंगे इसको, इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन समझ आया हो तो कमेंट करिए और इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगला ग्राफ आपको समझा दूं। इसको चलो मैं इधर बीचों बीच में कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए इसको एक बार देख लो अच्छे से, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, चलो ठीक है। चलिए अगले रूल देखते हैं। अब मैं आपको बताएंगे परवलय के बारे में।
तो परवलय का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ध्यान सुनो। परवलय यदि केंद्र 0,0, यदि परवलय का जो केंद्र है वो क्या हो बेटा 0,0, ध्यान रखना बेटा। यदि परवलय का केंद्र, यहाँ पे क्या लिखा परवलय, यदि सर परवलय का केंद्र क्या हो 0,0, ये सर परवलय बने हुए हैं, ये सर क्या बने हुए परवलय बने हुए हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि किस दिशा में कैसा परवलय बनेगा, किस प्रकार का परवलय बनेगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो सर, ये है हमारा एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष है, और ये हमारा सर क्या है वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है वाई अक्ष है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यदि परवलय का केंद्र क्या हो 0,0, अब ये सर बना हुआ है परवलय, ये क्या बना है सर परवलय बना हुआ है। जब ये सर परवलय बना हुआ है तो इसका ये केंद्र हुआ, तो यहाँ पे केंद्र क्या है 0,0 है। इसके बाद ध्यान दो, ये परवलय इस दिशा में क्यों बना, ऊपर की ओर क्यों बना। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, ध्यान सुना, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल है तो परवलय कहाँ बनेगा सर वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा। कहाँ बनेगा वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल कुछ भी हो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay की फॉर्म में, तो इसका परवलय वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा। अगला नेक्स्ट देखें, अगले प्रॉब्लम चलता हूं सर। अगले प्रॉब्लम की बात करें तो इस पे आ जाओ। ये प्रॉब्लम क्या बना है, ये वाई स्क्वायर इक्वल है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर है तो वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा प्रबलय, और यदि वाई स्क्वायर बराबर है तो प्रबलय हमारा एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax आया है, ये कोई प्रबलय वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, ये प्रबलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अगर वाई स्क्वायर बराबर है, अगर वाई स्क्वायर बराबर है तो हमारा प्रबलय कहाँ बनेगा एक्स अक्ष की धन दिशा में। कहाँ बनेगा एक्स अक्ष की धन दिशा में मुंह खुलेगा, तो ये प्रबलय एक्स अक्ष की धन दिशा में मुंह खुलेगा। अच्छा, तो इस प्रबलय का भी केंद्र कहाँ है सेंटर पर है। इस प्रबलय का केंद्र क्या है 0,0 है। यदि प्रबलय का केंद्र क्या हो 0,0, तो प्रबलय का केंद्र क्या है 0,0। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आप सभी के। पहला पॉइंट क्या बताया, यदि प्रबलय का केंद्र 0,0, पहली शर्त है प्रबलय का केंद्र क्या हो बेटा 0,0। अगर प्रबलय का केंद्र 0,0 है, ये प्रबलय वाई अक्ष की धन दिशा में कब बनेगा, जब प्रबलय का समीकरण बनेगा क्या हो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay हो। नहीं समझे, क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर बराबर हो क्या 4ay। मतलब यदि एक्स स्क्वायर बराबर है, जरूरी नहीं है 4ay हो, इस रूप का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें एक्स स्क्वायर इक्वल हो, एक्स स्क्वायर इक्वल y हो, एक्स स्क्वायर इक्वल 2y हो, एक्स स्क्वायर इक्वल 3y हो, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay हो, एक्स स्क्वायर इक्वल ay हो, एक्स स्क्वायर इक्वल 2ay हो, एक्स स्क्वायर इक्वल 3ay हो, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay हो। अगर एक्स स्क्वायर बराबर है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर है तो प्रबलय वाई अक्ष की धन दिशा बनेगा। और यदि प्रबलय वाई स्क्वायर बराबर है, देखो सिंपल है, वाई स्क्वायर बराबर हो तो एक्स अक्ष की धन दिशा बना दो, और यदि प्रबलय एक्स स्क्वायर इक्वल हो तो वाई अक्ष की धन दिशा बना दो। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, प्रबलय का समीकरण यहाँ पर है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो कहाँ बनेगा वाई स्क्वायर है तो कहाँ बनेगा एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे अगला देखो प्रबलय। अगला प्रबलय क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगला प्रबलय देखता हूं, ये 2 प्रबलय और देख लीजिए। यहां पर 2 प्रबलय, एक से प्रबलय, पहले सबसे पहले इसको समझे। तो सबसे पहले जब मैं इस प्रबलय को समझते हैं, यहां पर दिया सर एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ay। क्या बात है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ay दे रखा है। अभी मैंने बताया था यदि एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी प्रबलय हो तो एक्स अक्ष की धन दिशा में क्यों बना था वो, क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव थी। वो वैल्यू कैसी थी, देखो वो वैल्यू कैसी थी सर, वो वैल्यू थी पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू थी कैसी पॉजिटिव, देख लो ये वैल्यू पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, तो कहां बनेंगे पॉजिटिव रो में बनेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कैसी है सर, यहाँ पे वैल्यू कैसी है नेगेटिव। एक्स स्क्वायर बराबर है तो वाई अक्ष पे प्रबलय बनेगा, कहां बनेगा नेगेटिव है वैल्यू तो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है ना, बात नहीं समझे। ये सर एक्स स्क्वायर इक्वल है, तो मैंने क्या बताया था अगर एक्स स्क्वायर इक्वल है तो प्रबलय हमारा वाई अक्ष पे बनेगा, तो वाई अक्ष ये रहा सर। ओके, और माइनस का 4ay है तो नेगेटिव का किधर होता है नीचे की ओर होता है, तो प्रबलय नीचे से बनेगा, नीचे की ओर नेगेटिव से। ओके सर, अब एक और प्रबलय है उसको देख लीजिएगा।
इसको सर देखता हूं, अगर मैं इस प्रबलय की बात करता हूं सर, तो ध्यान दो यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4x है सर। वाई स्क्वायर इक्वल कितना है? माइनस का 4x है। जब वाई स्क्वायर इक्वल होता है तो प्रबलय कहां बनता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में छापो कि वाई स्क्वायर इक्वल होता है तो प्रबलय कहां बनता है? अगर वाई स्क्वायर इक्वल है तो प्रबलय सर बनेगा एक्स अक्ष पर। अगर प्रबलय का समीकरण पॉजिटिव है तो एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। अगर वाई, ध्यान दो, और यदि प्रबलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल नेगेटिव है तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4x है। जब वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4x है, मैंने क्या बताया था, यदि वाई स्क्वायर बराबर बेटा दिया है तो प्रबलय एक्स अक्ष बनेगा। प्रबलय का समीकरण माइनस में है तो एक्स अक्ष पर माइनस की दिशा में बनेगा, तो एक्स अक्ष पर ये माइनस की दिशा में बना। ठीक है सर, क्लियर है? चलिए इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। चलो दोस्तों, एक और ग्राफ ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसकी तो हो गया था, इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो अभी ले लो, फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूं। मतलब सवाल तो अभी, ग्राफ सारे समझ लीजिए, उसके बाद चलता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो भाई मैं अगले सवाल पे चलता हूं, अगले ग्राफ पर की ओर। ये सवाल आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, चलो देखो भाई, ये रहा एक और दीर्घवृत्त। अब हम लोग दीर्घवृत्त के सूत्रों के बारे में सर अध्ययन करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे इलिप्स के बारे में देखो, इलिप्स का मतलब होता है सर दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का मतलब होता है इलिप्स। तो इलिप्स का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, दीर्घवृत्त के बारे में बताएंगे। ये देखो बेटे, समाकलन के अनुप्रयोग में ये बेस है, यदि बेस मजबूत होगा ना तब हम इसके इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग को अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। एकदम क्लियर, 100%, 100 में से 100 आएंगे। चलो देखो, ये इलिप्स कैसे बनाएंगे। दीर्घवृत्त का सर जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। दीर्घवृत्त का सर क्या होता है समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ध्यान रखें, जब ए का मान बड़ा होगा बी से, यहां पर एक ए स्क्वायर होता है, यहां पे बी स्क्वायर होता है, मतलब ए का मान कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर जो सर वैल्यू होगी वो किसकी होती है, ए की, और यहां पर जो वैल्यू होगी वो किसकी होती है, बी की। तो ए का, इसकी शर्त ये है, ये इलिप्स जो है इस अवस्था में तभी बनेगा, एक्स अक्ष पर लेटा हुआ तभी बनेगा जब ए का मान बड़ा होगा किससे, बी से। ए का मान बड़ा होना चाहिए किससे सर, बी से, तब ये इलिप्स एक्स अक्ष पर लेटा हुआ बनेगा। यानी कि एक्स अक्ष पर कितना बिंदु है, ए, कितना सर है, ए, तो यहां से लेकर यहां तक जो बिंदु का वो ए होगा। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, a, 0, क्या बन जाएंगे सर, a, 0। और इसके बाद बाई अक्ष पर कितना है, b है। जब बाई अक्ष पर सर b है तो यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, b, तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, b। ठीक है सर, जहां स्मॉल a, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक जो अर्ध दीर्घच है, ये कैसा है, अर्ध दीर्घच, यहां से लेकर यहां तक ये भुजा बड़ी है, ये भुजा यहां से लेकर छोटी है। जब ये छोटी है तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कहलाएगी सर लघु अर्ध दीर्घच, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, अर्ध दीर्घच, और यहां से यहां तक क्या कहलाएगी सर, अर्ध लघु अक्ष, यहां से यहां तक अर्ध लघु अक्ष, क्योंकि ये भुजा छोटी है। तो जहां भी अर्धलघु अक्ष है, अर्धलघु अक्ष की लंबाई है, और जहां ए, यहां से लेकर यहां तक, जहां ए अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है। ठीक है सर, ये आपके दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 होता दोस्तों। इसके बाद ध्यान दो, जहां ए क्या है, बी क्या है, ये आपको दीर्घवृत्त के ग्राफ में ही पहचान को देखने को मिलेगा। अच्छा ध्यान दें, जब शर्त ये है जब ए का मान बड़ा हो किससे, बी से। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ए का मान कैसा है, बड़ा है किससे, बी से। जब ए का मान बड़ा होगा बी से, तभी बेटे ये इलिप्स एक्स अक्ष पर लेटा हुआ बनाएंगे। कब लेटा हुआ बनाएंगे, जब ए का मान कैसा होगा, बड़ा, किससे, बी से। आगे वाला एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल 1। ये क्या होता है? दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। अच्छा ध्यान देना, ये जो अक्ष है ये कुछ लंबा लग रहा है, ये अक्ष है जो कुछ छोटा लग रहा है। जब ये अक्ष लंबा लग रहा है पूरा, यहां से यहां तक लंबाई कुछ बड़ी लग रही है, और इसकी लंबाई सर कैसी लग रही है? कुछ छोटी लग रही है। जब इसकी लंबाई कुछ छोटी है तो ये कैसा हुआ? अर्ध दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष है ना। ये लघु अक्ष कहलाएगा, ये लघु अक्ष कहलाएगा और ये अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई कैसी है? ज्यादा। बात है इसमें, जबकि लंबाई ज्यादा है तो ये कहलाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो स्मॉल ए क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। स्मॉल बी क्या है? अर्ध लघु अक्ष की लंबाई। क्लियर? चलिए अगला ग्राफ देखता हूं सर। नेक्स्ट, यहां पर उसी का जस्ट अपोजिट कहानी है। जब बी का मान बड़ा हो ए से, जब बी की वैल्यू कैसी हो सर? बड़ी हो किससे? ए से। जब सर बी का मान बड़ा होगा ए से, जब बी की वैल्यू कैसी होगी? बड़ी होगी ए से, तो हमारा जो दीर्घवृत्त का जो दीर्घवृत्त बनेगा, जो दीर्घवृत्त का इलिप्स बनेगा, वो कैसा बनेगा? बाई अक्ष पर लेटा हुआ बनेगा। किस पर? बाई अक्ष पर लेटा हुआ बनेगा। हमने मान लिया यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है ए बी। कितनी है सर? बी। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी मैंने कितनी मान ली? ए। जब मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए मान ली, यहां से यहां तक की दूरी बी मान ली, तो इस वाले बिंदु का निर्देशन क्या होगा? बी, 0। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या मानी? ए। तो इस वाले बिंदु का निर्देशन क्या होगा? 0, ए हो जाएगा। 0, क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अब आगे ध्यान दो, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1। अभी आपको बताए थे, लेकिन ध्यान रखें इसमें यह बता दो मुझे कि दीर्घ लघु अक्ष कौन सा है और अर्ध दीर्घ अक्ष कौन सा है? लघु अक्ष कौन सा है, दीर्घ अक्ष कौन सा है? तो ध्यान सुनो, ये कैसा अक्ष होगा बताएं? जो बी है ना, जो बी है ना, ये कैसा? लघु होगा कि दीर्घ होगा सर? देखो, बी अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, ये लघु, ये छोटा है सर। जब ये छोटा है तो लघु अर्ध दीर्घ अक्ष हुआ। ये बड़ा है सर तो कैसा हो जाएगा? अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगा। तो जो स्मॉल ए है ये अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है, और स्मॉल बी जो है अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है। इलिप्स आया समझ में? यानी कि जब बी का मान बड़ा होगा किससे? ए से। जब बी का मान कैसा होगा? बड़ा किससे? ए से। तो बनाएंगे बाई अक्ष पर लेटा हुआ दीर्घ। ओके सर, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग सवाल करेंगे 16 को। ये तो आप सभी का हो ही चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफ हो देख लो एक बार। इस ग्राफ को देखेंगे सर, मापांक फलन। मापांक फलन मोड वाले फंक्शंस जो होते हैं उनको कैसे हम लोग ग्राफ उसका बनाते हैं, एक बार उसको भी नोटिस कर लेते हैं। कोई फंक्शन है एफ ओ एक्स इक्वल मोड एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल कितना? मोड एक्स। मैंने आपको बताया है जब भी कोई फंक्शन मोड के अंदर होता है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो मैंने लिखा, दो सर, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल मोड एक्स था, यानी कि इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स क्यों लिखा? या तो ये एक्स की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव कब होगी? जब एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान छोटा होगा किससे? 0 से। या तो मोड के अंदर सर वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब वैल्यू मोड के अंदर पॉजिटिव होगी तो कब पॉजिटिव होगी? जब एक्स का मान कैसा होगा? बड़ा होगा 0 से, या तो इक्वल होगा 0 के। ओके सर, आगे ध्यान दो। अब मोड वाला ग्राफ कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान दो। मोड वाला ग्राफ हमेशा वी आकृति का बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है ना सर? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान क्या देगा? 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 की कैसी है? बड़ी है या तो इक्वल है। तो जब 0, एक्स का मान जब 0 है तो ये हमारा ग्राफ जो मोड वाला है वो सेंटर पे गिरेगा। कहां पे गिरेगा? सेंटर पे गिरेगा, यहां पे गिरेगा। तो यानी कि इधर जो फंक्शन होगा इस साइड पे, क्योंकि ये एक्स एक्स इधर पॉजिटिव देगा और इधर क्या देगा? नेगेटिव देगा सर। जब इधर पॉजिटिव देगा इधर नेगेटिव देगा तो श्योर आप समझ पा रहे होंगे। तो इस साइड पे फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स की जो वैल्यू होगी एफ एक्स इक्वल कैसा हो जाएगा? माइनस का एक्स। तो ये जो ग्राफ होगा, इस वाले ग्राफ का जो वैल्यू होगा, फलन का वैल्यू होगा, वो एफ एक्स इक्वल कितना होगा? माइनस एक्स। और इस वाले ग्राफ का जो फंक्शन होगा वो कितना होगा? एफ एक्स इक्वल कितना होगा? एक्स। कितना होगा? एफ एक्स इक्वल कितना होगा? एक्स। तो ये वाला पॉजिटिव है, जब ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? एक्स। इस वाले ग्राफ का वैल्यू कितना होगा? एफ एक्स इक्वल एक्स। इस वाले कर्व का मान कितना होगा? एफ एक्स इक्वल एक्स। ठीक है सर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें।
अगले पे आते हैं सर, एक और ग्राफ देख लो। इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान दो। इस वाले ग्राफ को चलो मैं आपको ये बेहतरीन तरीके से हल करके और दिखा देता हूं, जिससे कि आप ये ना सोचें कि वो वाला सब वो ग्राफ इजी था। ये थोड़ा सा आपको टफ लगे बाई चांस से एक्स वाई जेड ये कहां से आपको मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं बात करूं सर इसकी कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ दे रखा है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स प्लस वन इक्वल, ये इस वैल्यू को मैंने कैसे लिखा, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। जब मैं इसको हल करेंगे सर तो कितना बनेगा x प्लस वन, इसको मैंने मान लिया x प्लस वन इक्वल कितना 0, x प्लस वन इक्वल कितना 0 मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान दो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के वन आएगी, कितनी आएगी सर माइनस के वन आएगी। जब माइनस के वन आएगी तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी फंक्शन यदि मोड के अंदर है, मापांक के अंदर है, मोड के अंदर है, तो या तो वह नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो ये x प्लस वन नेगेटिव कब होगा, तो माइनस के x प्लस वन, ये फंक्शन x माइनस वन नेगेटिव कब होगा, जब सर x का मान छोटा होगा। किससे छोटा होगा, माइनस वन से। किससे, माइनस वन। बात है इसमें। अच्छा, तो ये एक बार नेगेटिव हो चुका है, अब एक बार फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स का मान पॉजिटिव कब होगा, एफ एक्स का मान पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स इक्वल ये एक्स प्लस वन का पॉजिटिव होगा जब एक्स का मान बड़ा होगा किससे, माइनस वन से, या तो इक्वल होगा। कैसा होगा, या तो इक्वल होगा। अब इसका जो ग्राफ देख लेते हैं सर, ये है एक्स एच, ये सर है वाई एच। ओके, मैंने क्या बोला, मोड का ग्राफ हमेशा वी आकृति का बनता है। कैसा बनता है, वी आकृति का बनता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है सर, माइनस के वन। कितनी हो रही है, माइनस वन। कहां मिलेगा, एक्स एच के इधर दिशा मिलेगा इधर, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है, माइनस वन है। मोड वाला ग्राफ कैसा होता, वी आकृति का होता। कैसा होता, वी आकृति का होता। तो ध्यान दो, ठीक है। इधर वाला फंक्शन एक्स एच के इधर नेगेटिव फंक्शन होता है, तो इस ग्राफ का जो मान होगा, इस कर्व का जो मान होगा वो कितना होगा सर, एफ एक्स इक्वल कितना, माइनस एक्स प्लस वन। कितना होगा, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है सर। इस वाले कर्व की वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स इक्वल, क्योंकि ये कर्व किधर जा रहा है, ये किधर, ये वाला जो कर्व है सर ये किधर जा रहा है, ये वाला कर्व जा रहा है एक्स एच की धन दिशा में। तो एफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स प्लस वन। कितना, एक्स प्लस वन। ओके, कहो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बिल्कुल बेहतरीन की तरह। चलिए स्क्रीन छोड़ लें। चलिए सवाल नंबर, प्रश्नावली 8A का सवाल नंबर पहला। ठीक है सर, यहां पे देखो सवाल नंबर पहला, बाई इक्वल एक्स, कोई कर्व है सर बाई इक्वल एक्स। अच्छा, बाई इक्वल एक्स का कर्व की बात करो तो बाई इक्वल एक्स जो कर्व होता है बिल्कुल सीधा, एक्स एच ये, वाई एच ये, सेंटर से होता है, सीधा निकल जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो कोई कर्व है बाई इक्वल एक्स और एक्स इक्वल माइनस वन, ये एक्स इक्वल माइनस वन ये कोई लाइन है, और एक्स इक्वल टू ये भी कोई लाइन है, ये रेखा है एक्स इक्वल टू, और ये भी एक्स इक्वल माइनस वन ये भी कोई रेखा है। एक्स अक्ष द्वारा, यहां पर शायद समझिए, एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो सर, ये हमारा है एक्स अक्ष, ठीक है सर, ये हमारा है सर वाई अक्ष। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। y इक्वल कितना, x, y इक्वल x की बात करूं सर, तो y इक्वल x की बात करें तो y इक्वल x का जो कर्व होता है वो y इक्वल x का कर्व इस तरीके से जाता है। y इक्वल x का जो कर्व होता है सर वो इस तरीके से कर्व y इक्वल x का जाता है। ठीक है ना, तो ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं ये कर्व है y इक्वल x का। y इक्वल x या y इक्वल mx का जो कर्व होता है बिल्कुल सेंटर से तो सीधा बिल्कुल जाता है, ऐसे सेंटर को क्रॉस करता हुआ ये जाता है। y इक्वल f, y इक्वल mx हो या y इक्वल x हो, ये y इक्वल x का कर्व है, y इक्वल mx का कर्व है। अब आगे ध्यान दो, इसके बाद ये तो x थी, आप सभी जानते, थोड़ा सा x को मैं बड़ा कर रहा हूं, ये सेंटर है सर, है ना, 0। अब इसके बाद ध्यान दो, x इक्वल कितना है, माइनस वन। देखो सर y इक्वल x, ये कर्व किसका है, सबसे पहले मैंने कर्व बनाया y इक्वल x का,
तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये लाइन है बाई इक्वल एक्स की। तो बाई इक्वल एम एक्स हो या बाई इक्वल एक्स हो, उसका कर्व आपको सीधा यूं बना देना है ना। अब आगे ध्यान दो, एक्स इक्वल है सर -1, कितना -1। अरे बाप रे, एक्स इक्वल -1, तो -1 कहां मिलेगा? एक्स एक्स के इधर मिलेगा ना। तो एक्स एक्स के इधर -1 मैंने मान लिया, ये मान लो एक्स इक्वल किसका है? -1 है। और कितना और एक्स इक्वल टू किधर मिलेगा? तो एक्स इक्वल टू इधर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कितना 2 है भाई, यहाँ पे 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। उसी पर इधर -1 हो, पहले -1 होगा, फिर -2 आएगा। तो सबसे पहले एक्स इक्वल -1 की लाइन खींचनी है, एक्स इक्वल -1 की। तो एक्स अक्ष पे -1 लाइन, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे ये मैंने ये लाइन खींच दी। तो इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा और कर लीजिए भाई। चलिए देखो भाई, इस वाले ग्राफ को मैंने थोड़ा सा बड़ा और कर दिया। ओके ठीक है, ओके। अब कितना एक्स अक्ष पे 2, तो एक्स अक्ष पे 2 पॉजिटिव, ये वाली एक्स अक्ष पे 2 लाइन हो गई भाई। कोई दिक्कत? अब क्या करो, इस वाले मैंने भाग को कैसा कर दिया? इस वाले भाग को रसगुल्लों मैंने छायांकित कर दिया। तो इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। सवाल में क्या पूछा, एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। एक्स अक्ष द्वारा घेरे, तो ये किस अक्ष पे गिरा हुआ है? देखो ये एक्स अक्ष है कि नहीं, ये एरिया किस अक्ष पे गिरा है? एक्स अक्ष पर। ये एरिया किस अक्ष पे गिरा है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं अभीष्ट क्षेत्रफल निकालूंगा। इसका नाम डाल दो, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, और इसका नाम दे दिया मैंने सी, इस वाले बिंदु का मैंने नाम दे दिया डी। तो सबसे पहले ध्यान दें, मैं किसका क्षेत्रफल निकालूंगा? इसका टोटल, इस वाले का मैं अभीष्ट क्षेत्रफल निकालूंगा। ध्यान रखना, अगर हमारा कर्व एक्स अक्ष से गिरा है, यहां पर किसका लिखा? एक्स अक्ष से गिरा, तो ये कर्व किससे गिरा है सर? एक्स अक्ष से, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है और ये भी एक्स अक्ष से गिरा हुआ है। जब एक्स अक्ष पे कर्व गिरा होता है तो लगाओ सर अभीष्ट क्षेत्रफल। हमने लिखा अभीष्ट क्षेत्रफल। जब सर मैं अभीष्ट क्षेत्रफल निकालूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल, सबसे पहले सर इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इस वाले का। सबसे पहले सर किसका क्षेत्रफल निकालें? इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जब मैं इस वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा तो हमने लिखा सी, त्रिभुज सी डी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का क्षेत्रफल, और प्लस कितना सर? प्लस त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, प्लस कितना? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो कितना है? इंटीग्रेशन लिमिट कितनी होगी सर? -1 से 0। कितनी होगी सर? -1 से 0। कितना? बाई इंटू डी एक्स। बाई इंटू डी एक्स क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछा है। किस अक्ष के द्वारा सर? एक्स अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल सर पूछा गया है। तो एक्स बाई एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होता है? बाई इंटू डी एक्स होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बाई इंटू डी एक्स। अच्छा, ये वाला क्षेत्रफल माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा? माइनस में इसलिए रहेगा क्योंकि ये वाला जो सर ग्राफ बना हुआ है, ये वाला जो छायांकित भाग है, ये सर एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। देखो सर, ये वाला जो क्षेत्रफल है सर ना, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है ना भाई। ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष वाला पोल कैसा होता है? पॉजिटिव। ये वाला कैसा होता है? नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है और वो भी नीचे बना हुआ है तो कैसा होगा? इसका छायांकित भाग कैसे नेगेटिव लेंगे, अर्थात ये एरिया कैसा होगा? माइनस में होगा। ठीक है सर। और प्लस कितना? इंटीग्रेशन, अब यहां से यहां तक चलेंगे तो 0 से 2। कितना सर? 0 से 2 लिमिट होगी। कितना? बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो सर, अब इसको सर सोल्व करूंगा। यहाँ पे बाई का मान रखेंगे सर, तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट 0, लोअर -1, बाई का मान है x, तो बाई का मान कितना है? x, तो x dx प्लस अपर लिमिट 2, लोअर 0, बाई का मान है x इंटू dx। आगे ध्यान दो सर, ये माइनस का चिन्ह सर मैंने आगे ले लिया। अब आगे ध्यान दें, इसका कर दो इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा सर?
एक्स का जो सर इंटीग्रेशन बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कितना बनेगा सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसका सर जो इंटीग्रेशन बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट वही माइनस में है सर, तो माइनस का अपर लिमिट कितनी, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट है सर माइनस के 1, प्लस इसका कर दो सर एक्स का इंटीग्रेशन, कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट कितने, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट कितने 0। सबसे पहले सर डालेंगे अपर लिमिट यहाँ डालेंगे, जब अपर लिमिट यहाँ डालेंगे कितना बनेगा सर, माइनस को 0 स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 डालूंगा यहाँ पर, तो ये सर कितना हो जाएगा, प्लस का कितना 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस कितना, अब यहाँ पे सर डालेंगे अपर लिमिट 2, तो कवर कितना 4/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 डाले 0। अब यहाँ पे ध्यान दो कितना बना, यहाँ पर सर 1/2, 2 दूनी 4 यहाँ पे कटेगा सर, ये 0 हो गया, तो 1/2 यहाँ बचेगा 2, इसे कर लो 2 दूनी 4 और कितना 5/2 वर्ग इकाई, इसका आंसर बनेगा 5/2 वर्ग इकाई। चलिए बेटे स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y इक्वल एक्स साइन एक्स, एक्स इक्वल 0 से 2 पाई तक, ठीक है ना सर। तो ये भी एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। ध्यान रखना अगर 0 से 2 पाई तक अगर तक सेंस लगाओ तो बेटे वो लिमिट होगी, क्या होगी, वो लाइन नहीं होगी, लिमिट होगी। तो ध्यान दो इसका हम अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब मैं इसका अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ध्यान दो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से कितना 2 पाई, 0 से 2 पाई और कितना y इंटू डी एक्स, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल x अक्ष द्वारा घिरा निकालना है। तो जब कोई किसी का भी क्षेत्रफल x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो बात उसका क्षेत्रफल होता है y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे y इंटू डी एक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसके बाद यहाँ पर मान डालेंगे सर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट कितना 0, y का मान रखेंगे, y का मान है x साइन x, कितना x साइन x और कितना सर dx। तो सबसे पहले मैं x और साइन x का अलग से इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, जब मैं इसका अलग से इंटीग्रेशन निकालूंगा तो देख लो कैसे करेंगे सर। फर्स्ट फंक्शन क्या है x, सेकेंड मैंने मान लिया साइन x, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन x माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन x और कितना dx ब्रैकेट बंद कितना dx। लिमिट कितनी 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई ये महासमाकलन है, ये महासमाकलन है, तो केवल लिमिट ठीक है। अब आगे देखो तो x साइन x का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस के कॉस x, माइनस के कॉस x, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, x का अवकलन dx के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कॉस x हो जाएगा और dx, ठीक है। आगे देखते हैं सर। अब यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे एक छूट गया, ये वाला जो है इसको पूरे ब्रैकेट में ले लीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दो, इसको ब्रैकेट में लो सर। तो यहाँ पे कितना x माइनस के x इंटू माइनस के कॉस x अपर लिमिट 2 पाई लोअर कितने 0। यहाँ पे देख लो कॉस x का इंटीग्रेशन सर क्या बनेगा, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, क्या होता है सर, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है। चलो भाई करेंगे, तो शेष मैं इधर कर रहा हूं, देख पा रहे हैं आप लोग, पूरा आ रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे ध्यान दो। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर है माइनस का x कॉस x, यहां पे कितना सर माइनस के x कॉस x, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0 प्लस, ठीक है सर। कॉस x का इंटीग्रेशन होता है क्या साइन x,
क्या होता, साइन एक्स, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर कितने 0। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ कर दो, तो माइनस का अपर लिमिट तो यहाँ रखेंगे 2 पाई कॉस, यहाँ रखेंगे 2 पाई अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट यहाँ डालेंगे 0, तो लोअर लिमिट में 0 जाएगा, प्लस अपर लिमिट यहाँ डालेंगे सर साइन 2 पाई, लोअर लिमिट यहाँ डालेंगे तो 0। आगे ध्यान दो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट हो गया, माइनस के 2 पाई, ठीक है सर, माइनस के 2 पाई कॉस, यहां पर देखो अगर मैं बात करूं सर कॉस 2 पाई की, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो, कॉस 2 पाई का मतलब होता है 360, कितना 360। तो कॉस अगर मैं 360 की बात करूं तो 360 को मैं लिख सकता हूं 360 माइनस के 0 डिग्री। 360 में से घटे या जुड़े, घटता हो 360 वाला वैल्यू नो चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो कॉस 0 का मान कितना 1, क्योंकि 360 में से घट रहा है तो चौथे में ही रहेगा, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक दो ही फंक्शन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो यहाँ पे कॉस है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस 0 का मान होता है कितना 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1। माइनस के 2 पाई का 1 में करेंगे तो माइनस के 2 पाई रहेगा, पीछे वाला सारा का सारा ये 0 हो जाएगा, तो माइनस के 2 पाई यहाँ पर आया है। हमेशा ध्यान में क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं लिखा जाता, तो या इसको लिख सकते हैं 2 पाई वर्ग इकाई, 2 पाई वर्ग इकाई इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका, और आज हम लोग केवल इतना ही करेंगे। आज इसलिए बेटा इतना इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमने रूल वगैरह बताए तो उसमें समय काफी लग गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लगातार विधिवत रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।